नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बंगाल में बीजेपी को बाहरी कहने वाली ममता दीदी अब गोवा पहुंचते ही डबल रोल में नजर आ रही हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी को बाहरी कहकर कोसने वाली ममता अब गोवा में खुद को हिंदुस्तानी कह रही। दीदी कह रही है कि सभी भारतीय लोग देश में कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। बीजेपी को बाहरी कहने वाली दीदी के दिल में हिंदुस्तान है, लेकिन दिमाग में राजनीतिक विज्ञान है। पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे दीदी का डबल रोल सामने आ रहा है। সারা দেশের মানুষ তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারওয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে। কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। I am a Bengali, so I cannot come to Goa. You are a Goan, so you cannot come to Bengal. We don't believe this theory. So all the people, whoever is Indian, they can go to anywhere. It is their freedom of choice. And they are the citizens of this country very much, but everybody has some two identity. One is their motherland is India, and second identity, the first identity they have born and brought up from where. That is their identity. If your identity you belong to Goa, your identity, first identity you are born, and then you are Indian also. बंगाल जीतने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए दीदी अब गोवा से शुरुआत कर रही हैं। ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर, वहां भी ममता के निशाने पर बीजेपी। ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर कई और मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी गोवा दौरे पर हैं। दोनों का मकसद बीजेपी पर हमला बोलना है। दोनों के निशाने पर बीजेपी है। I am a Bengali, so I cannot come to Goa. को भी हम पूरा सपोर्ट कर रहा है। किसान और अभी तेजी से भाव बढ़ रहा है। प्राइस राइज इज हाई। डीजल का भाव बढ़ रहा है, आपका पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, एलपीजी का भाव बढ़ रहा है। प्राइस राइज इज हाइकिंग। इसी के लिए बीजेपी का नहीं चाहिए। आड़ी का अनाज लगता बीजेपी को नहीं चाहिए। सब लोग एक साथ में आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने परसों एक बयान दिया है कि 3 में से 1 आदमी बीजेपी को वोट करते हैं। इसका मतलब है कि 2 वोट नहीं करते, वो 2 को 1 करना, साथ में लाना, वो हमारा मकसद है। तो आज किस दिशा में बातचीत हुआ ममता जी? यही दिशा में बातचीत है सर। ये जो 2 जो है, हाँ। जो डिसयूनाइटेड है, उनको कैसा यूनाइट करें, टीम गोवा कैसे बनाए। You guys call us to talk here as a fisherman, traditional fisherman. We come all the way from Benaulim, and if you don't want to talk, then please leave. My brother. Sorry, Pele. My brother. There are You have many talked- people waiting Talk here. for so long. Come on. Not too long. There are others, brother. There are others here. मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई। तो ममता बनर्जी के गोवा जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो परिभाषाएं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तय की थी, वो परिभाषाएं गोवा पहुंचते ही बदल कैसे गई, सवाल इस बात को लेकर है। और इन्हीं सवालों के ऊपर आज सवाल पूछेंगे, राष्ट्रवाद में उनका उत्तर तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या बंगाल में बाहरी मुद्दा, गोवा में सब हिंदुस्तानी कैसे? सवाल है कि दीदी के दिल में अगर हिंदुस्तान, तो क्या दिमाग में राजनीतिक विज्ञान?
सवाल है कि सत्ता के लिए ममता दीदी का क्या ये डबल रोल? और सवाल है कि गोवा में पूरे विपक्ष के निशाने पर क्या सिर्फ बीजेपी आ चुकी? इन्हीं सवालों के साथ राष्ट्रवाद की शुरुआत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका तारुफ कराते हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। डॉक्टर एस के दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और राहुल मांबरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मानव जायसवाल आप ही से। केवल डबल रोल, ये डबल रोल का रहस्य क्या है? परिभाषाएं बंगाल चुनाव में कुछ और गोवा चुनाव में कुछ और। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं। सर, परिभाषा डबल, ये आप जो बात कर रहे हैं सर, पता नहीं आपको कौन से बायनोकुलर आपको मिल गए हैं। वो शायद अमित शाह जी का जो बायनोकुलर है वो आपके पास है। हमारी परिभाषा एक ही है, जन सेवा। हमारी परिभाषा एक ही है, लोगों के साथ समन्वय रखना। हमारी परिभाषा एक ही है, जन गण की बातों को सुनते हुए निष्कर्ष रूप से मैनिफेस्टो बनाना और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करना। और जहां तक आप बात करते हैं सर, एक सेकंड मानव जी, आपकी इन्हीं परिभाषाओं को मैं वापस से इनका एक बार पोस्टमार्टम कर देता हूं। आगे आप बताइएगा। बायनोकुलर की आपने बात की, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि बंगाल चुनाव के दौरान क्या ये नहीं कहा गया था कि बाहरी लोग बंगाल आ रहे हैं? अलग अलग जातियों का नाम लेकर कहा गया था कि ये लोग बंगाल में आकर के बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तब क्या हिंदुस्तानी होना याद नहीं आया था? सर, ये जो बात आपने बोली ना सर, हमने बोला कि बाहरी लोग कौन है जो हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए बाहरी है। और सर, मैं आपको छोटा सा विश्लेषण दे देता हूं जो हमारी बाहरी की परिभाषा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर के दो भाइयों के बीच में दरार फैलाता हो, घर को तोड़ने का साजिश करता हो, वो हमारे लिए बाहरी होता है। तो शायद आप इसके बारे में आप समन्वय रखते होंगे इस चीजों से। और जहां तक बात है गोवा की, सर, गोवा का बहुत पुराना अस्तित्व है, बहुत सुंदर अस्मिता है उनकी, और उनकी पहचान और बंगाल के प्रति जो उनका ट्विन रूप है वो बड़ा सटीक है। तो हम भी मछली खाते हैं, वो कड़ी में खाते हैं, हम सरसों में खाते हैं। वो मानव जायसवाल, टीएमसी के अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो लोग वहां जा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, जिनको टिकट दिया गया, जो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वो हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? नहीं सर, अब क्या सर, कहाँ हिंदुस्तानी सर? नहीं बताइए ना, वो लोग हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? मैं सीधा नाम लेके बात कर लेता हूं कि बीजेपी के लोगों के ऊपर आपका निशाना उस वक्त था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, या जो हैं, वो हिंदुस्तानी हैं कि नहीं थे? तो जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो भाई भाई के बीच में लड़ाई लड़ाएगा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका। क्या सर, आपके जवाब ही इतने मैंने अद्भुत तरीके से है। हाँ ना क्या सर, मैंने आपको बोला जब वो भारतीय नहीं, आप बोला हमारे प्रधानमंत्री नेशनलिस्ट नहीं है और देशभक्त नहीं है, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि अगर आज ममता बनर्जी खुद को सर्टिफिकेट देती हैं कि मैं बंगाल से हूं, तो क्या मैं गोवा नहीं आ सकती? मैं हिंदुस्तानी भी हूं, मेरी दो पहचान है। तो यही परिभाषाएं बंगाल चुनाव के दौरान लागू क्यों नहीं हो रही थी? सर एक ही पहचान है सर, हम भारतीय हैं और पूर्ण रूप से भारतीय। हमारा कतरा करता भारतीय है। हम देश एकता में अपने शरीर के हर कतरे को समर्पित। आप चाहेंगे सर, मानव जायसवाल, आप चाहेंगे तो ममता बनर्जी के भाषण के वो अंश में अभी आपको सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दत्ता का मैं रिएक्शन लेता हूं। मैं आपके पास ममता बनर्जी का वो अंश सुनवा कर आऊंगा सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ममता बनर्जी के भाषण का वो अंश सुनवाकर मैं आपके पास लौटूंगा उससे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर दत्ता, मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि डबल रोल है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल में कुछ और, गोवा में कुछ और। ये डबल रोल क्या, ये डबल रोल नहीं, ये तो सेंचुरी वाली रोल है। इतने सारे रोल, अरे दीदी शाबाशी आपको। अच्छा बात बोल रहे हैं, सेंचुरी मार दिया सर पेट्रोल डीजल में, डबल सेंचुरी अंदर की ओरा आमरा तोमरा बाहरी বৈরাগত हिंदुस्तानी बांगाली जय बांग्ला। अरे आप तो मैं राष्ट्रवादी भी हो गई हूँ, हिंदुस्तानी भी हो गई हूँ, बहिरागत इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। कांधार में जब हमारे और टीएमसी का परिभाषा अगर मैं सुन लो तो अगर बाहर के यूपी के लोग, बिहार के लोग, असम के लोग, कर्नाटका के लोग, वो लोग बंगाल के परिपक्ष में अगर बाहरी है
तो दीदी तो बंगाली है, गोवा में गई है, तो दीदी बहिरागत तो नहीं है क्या? दीदी बाहरी नहीं है? फिर दीदी की परिभाषा के हिसाब से मैं बंगाली हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम लोगों पे भी लांछन लगाती है। अरे तोड़ा तो बाहरी, तुम लोग तो बहिरागत हो, तुम लोग तो बाहरी हो, बंगाल के संस्कृति को धूमिल कर रहे हो। बंगाल के संस्कृति हिंदुस्तान के संस्कृति से और भारत के संस्कृति से अलग है क्या? यहाँ पे सवाल ये है कि अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति करना। मैं तो देखता हूँ और मैं जानता हूँ टीएमसी की गाड़ी जब तक यूपी पहुंचेगी तब तक दीदी जय श्री राम हरे कृष्ण ये भी करेगी दीदी। मुझे पता है। डॉक्टर दत्ता, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, मैं रिएक्शन लूंगा इस मामले में मानव जायसवाल का, लेकिन अपराजिता सारंगी बताइए जरा कि कहावत थी कि जैसा देश वैसा भेष, ममता बनर्जी तो कर रही है जैसा प्रदेश वैसा भेष। आप सबको मेरा नमस्कार। दो अभिव्यक्तियां हैं मेरी, पहली दिल हूं अरमान भरा, और दूसरी माफ कीजिएगा इसलिए बोल रही हूं गिरगिट की तरह रंग बदलना। देखिए सीधी सी बात है, मैडम ममता बनर्जी में बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। सबसे पहली बात, गोवा एक छोटा प्रदेश है जहां 40 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों पर अभी नजर डाल रही हैं और इसलिए जैसा देश वैसा वेश, गिरगिट की तरह रंग बदलना। मैंने इसलिए कहा कि आपने कुछ समय पहले एक फुटेज दिखाया जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और जब हम वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर प्रचार कर रहे थे तो हमें कहा गया था हम बाहरी हैं, हमारी संज्ञा थी हम बाहरी हैं, हम इनके कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। और अभी ये 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, एक फिश, दूसरा फोक कल्चर और तीसरा फुटबॉल। ये 3 F ये ममता बनर्जी जी ने कहा, दिखाना चाहती हैं कि उनकी संस्कृति और उनकी जो रुचियां हैं वो गोवा के लोगों के साथ संपृक्त हैं, संबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सपने हैं, सपनों को यथार्थ में बदलना चाहती हैं जी। और गोवा के लोगों के साथ अपराजिता सारंगी, मेरा कहना ये कि आप राजनीति कर रही हैं तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होनी कोई गलत बात नहीं। आप चाहती हैं कि राज्य की राजनीति से निकल कर के केंद्र की राजनीति में जाया जाए, वहां कामयाबी हासिल की जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, लेकिन मानक दो एक तरफ तय नहीं हो सकते। आप डुअल स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते। मानव जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। अपराजिता जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। मानव जायसवाल सर, ये जो दोहरी राजनीति की बात करते हैं और ये जो 3 शब्दों की बात करते हैं, सर टीएमसी हमारी पार्टी है, उसका मतलब है टेंपल, मॉस्क एंड चर्च। जिस स्तंभ पे हमारा देश टिका है, जिस स्तंभ पे हम और आप टिके हैं, हम उस स्तंभ की बात कर रहे हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं कि आपको किसी के नाम से परिचय नहीं मिले, उसके कर्तव्य से आप उसको पहचाने। ये अर्जुन, हमें तो परिभाषा पता थी सर, टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस नाम है उसका, आपने तो नया नाम बता दिया आज हमें। नहीं, एब्रीविएशन है सर। इन्होंने शब्दों की शब्दावली से 3 शब्द निकाले, हमने भी 3 शब्द दे दिए। अब इसमें वो चिंतन करें, मंथन करें, समुद्र मंथन भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं कुछ, क्योंकि हम देश में समर्पित है, देश से हमारा एक काम करते हैं मानव जायसवाल, जिस बात को लेकर के आप स्वीकार नहीं कर रहे ना कि डबल स्टैंडर्ड कैसे है, उसका मैं सबूत आपको दोबारा दिखा देता हूं। एक बार वापस में फुटेज प्ले कर देता हूं वाली कि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव के बाद क्या कह रही थी और गोवा में पहुंचते उनके सुर जो है, उनकी भावनाएं जो है कैसे बदल जाती हैं। एक बार सुनवा देता हूं, मैं वापस लौट रहा हूं चर्चा पर। সারা দেশের মানুষ তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারোয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। I am a Bengali, so I cannot come to Goa. You are a Goan, so you cannot come to Bengal.
We don't believe this theory. So all the people, whoever is Indian, they can go to anywhere. It is their freedom of choice. And they are the citizens of this country very much. But everybody has some two identity. One is their motherland is India, and second identity, the first identity, they have born and brought up from where. That is their identity. If your identity, you belong to Goa, your identity, first identity, you are born, and then you are Indian also. मानव जायसवाल, सुन लिया आपने। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो दिल्ली वासी हो, कहीं का भी हो, ये लोग बंगाल में आकर के संस्कृति नष्ट करते हैं, तब हिंदुस्तानी होने की उनको नजर नहीं आता। नहीं सर, आपको बंगाली नहीं आती है सर। मैं मुझे माफ कीजिएगा सर, आप पहले बंगाली समझे। उन्होंने बोला कि कोई भी बहिरागत तो नहीं है, वो लोग बहिरागत हैं जो यूपी बिहार से गुंडागर्दी करने के लिए जो बंगाल आ रहे थे, वो बंगाल की अस्मिता को खंडित कर रहे थे। अब हो सकता है सर कि आप अलग तरीके से समझ रहे हो बंगाली को, हम लोग अलग तरीके से समझ रहे हो। आपका नजरिया खास हो सकता है सर, हमारा नजरिया खास होने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। डॉक्टर दत्ता, छोटा सा कमेंट, फिर मैं चलूंगा उसके बाद सांकला साहब के पास। उनको समझ में नहीं आएगा, वो अलग संगीत में है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, संगीत दिख रही है। अरे आप छोड़िए ना, आप कौन सा चश्मा पहन के बैठे हैं, वो मैं जानता हूँ। मैं बंगाली, हम ही बांग्ला बुझी मुझे पता है बंगाली, और मैं जानता हूँ कि एक याद है आपके तमाम सारे प्रवक्ता है बंगाल के दौरान एक बार मेरे सामने बहस करते हुए कई बार बोले हैं, ये बाहर के लोग, ये हिंदुस्तान के लोग, ये यूपी के लोग, ये गुंडा, आरामबाग से उन्होंने कई बार बोला है, ये हिंदुस्तान के लोग, ये इंडिया के लोग, आपके तमाम नहीं सर, आपका कान बचता है बोल चुके हैं। चश्मा कान में लगा है सर, ऐसा मुझे मत सिखाइए, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं जन्म से बंगाली हूँ, कर्म से बंगाली हूँ, और सोच से बंगाली हूँ। मुझे पता है सारी बातें, दीदी ने क्या क्या नहीं बोली है, और आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है, मुझे पता है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, जायसवाल साहब, दोनों सज्जनों के पास मैं लौट रहा हूं। टीएमसी के अलावा एक और जो पार्टी है जो कि ताल ठोक रही है, कांग्रेस पार्टी। गजेंद्र सिंह सांकला, बताइए जरा कि दीदी तो कह रही हैं कि यहां पर स्कोप टीएमसी के लिए बहुत है, कांग्रेस कैसे देख रही है इस चीज को? टीएमसी का वो गोवा में जाकर के चुनाव प्रचार करे या अपने लिए जन समर्थन हासिल करने की बात करे, उसके लिए मांग करे, ये उनका व्यू है। कांग्रेस का अपना स्पष्ट व्यू है, कांग्रेस पहले वहां सत्ता में रही है और पिछली बार भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था वहां पर। ये तो केंद्र की एक ऐसी कुछ सरकार है जो चुनी हुई सरकारें हैं स्टेट्स के अंदर, उनको गिराने का काम, षड्यंत्र करने का काम, विधायकों को खरीदने का काम, प्रलोभन का काम, नहीं माने तो ईडी की, इनकम टैक्स की धमकी की बात, छापे मरवाना, ये माहौल पूरा देश देख रहा है। और इससे क्या हालात है इसको भी कोई छुपावा नहीं है। कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए, लुइजिनो फिलारियो से लेकर सब के सब। नहीं आप, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले, मैं आपको बीच में बोला नहीं, मुझे ख्याल है आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपकी एक एक करके सर, एक एक करके। मानो जायसवाल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर दत्ता, एक एक करके। कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर वहां विजिट कर रहे हैं, बराबर वहां अपनी बात को रख रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, अपना जो एस्पेक्ट है गोवा के संबंध में वो जनता के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस की क्या सोच है, क्या कांग्रेस वहां पर तक सत्ता में, क्या टीएमसी को एक मजबूत दावेदार के तौर पर आप देख रहे हैं सर गोवा में अपने सामने? देखिए, दावेदार तो कोई भी है, उसको हमेशा अपने मजबूत ही देखना चाहिए। अगर आप विपक्ष को हल्का आंकेंगे, जैसे अभी मोदी जी, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को बहुत हल्का आंका, 200 पार जनता को और देश को बहुत अपनी बात नहीं करेंगे आप। और लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के साथ, लेफ्ट के साथ आने के बावजूद भी कांग्रेस का क्या हाल हुआ था सर, उसकी बात नहीं करेंगे आप। आपको फिक्र ये ज्यादा है कि बीजेपी ने परफॉर्म कैसे किया। कांग्रेस को लेकर के ममता बनर्जी क्या कह रही है, सांकला साहब जरा सुनवा देता हूं, मैं वापस लौट रहा हूं चर्चा के पास। Somebody can tell us why you are contesting. Let the Congress to contest. Why they contested so many times, these 70 years, so 60 years, 65 years. What they have done?
Last time, even their MLAs went to BJP to form the government. You cannot control your MLAs. You cannot take a decision in a proper time. You allowed BJP to form the government. सांकला साहब, आप टीएमसी को हल्के में ले ना लें, लेकिन वो आपको हल्के में जरूर ले रही हैं। हम हल्के में नहीं लेते, वो लेवे उनका आउटलुक है। हाँ। हम जो भी विपक्ष चुनाव लड़ रहा है उसको हम मजबूत मानते हैं जी। और हम मानते हैं कि विपक्ष को या कोई भी अपना विरोधी है उसको मजबूत मानते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाओ जी। और जम करके जनता के बीच में खड़े रह करके अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखो। लेकिन क्या मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चुनाव प्रचार करने से बात बनेगी कि नहीं बनेगी? सर, ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे। मैं लौट रहा हूँ राहुल बावरे, बताइए जरा कि 3 बड़ी पार्टियां आपके मुकाबले में है जो कह रही है कि जनाधार बहुत मजबूत है। उसमें एक सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस और टीएमसी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां पा रही है इस बीच में? अनंत जी, गोवा एक काफी छोटा राज्य है, 15 लाख पॉपुलेशन है और गोवा के लोग पीस लविंग लोग हैं। सभी पैनलिस्ट को ड्यू रिस्पेक्ट में, आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम गोवा हियर, तो उनको बीजेपी, टीएमसी या कांग्रेस के जो शोरगोल है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको गोवा के लोग को इंटरेस्ट है जो उनके मुद्दे जो हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है उठा उसका रिजोल्यूशन दे। उनका वही दैट्स व्हाट ओनली प्रेरोगेटिव। उनको पैराशूट पॉलिटिक्स 3 महीने इलेक्शन पहले उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो उनके साथ काम है, जो कोविड का टाइम था तो उनके साथ थे, उनको वो इंटरेस्ट से देख रहे हैं। अभी कोविड के टाइम में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी आम आदमी पार्टी, जो लोगों को हर रोज पहुंचा रही थी। उनको समझो रेशन दे दे या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, सब जो सुविधा चाहिए थे आम आदमी पार्टी ने पहुंचाई है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीवन इज फ्री। लेकिन सर, बीजेपी तो कह रही है कि उनकी सरकार ने जबरदस्त काम किया है, कोविड को ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि 100% वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी गोवा ने सेट किया है। उनको अभी बीजेपी का एजेंडा भी मालूम पड़ रहा है कि जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए, हमने पहली घोषणा की थी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद उनको याद आया कि गोवा के लोगों को पानी भी की समस्या है। पिछले 10 साल से गोवा की सरकार बीजेपी की है। अभी 4 महीने पहले इलेक्शन के पहले उनको 10,000 जॉब्स करने की सोचती है। इसलिए पहले जितना अनएम्प्लॉयमेंट थर्ड आया इंडिया में, गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उनका सोल्यूशन पिछले 10 साल में नहीं निकाला, लेकिन अभी 3 महीने को इलेक्शन को है तभी ये 10,000 जॉब की वगैरह प्रोवाइड करी है। और आपको सबको मालूम है बीजेपी सिर्फ जुमले में खेलती है। अभी लाइट का हो गया, पानी का हो गया, अभी जॉब्स की जुमले की बात करी है। तो लोगों, गोवा के लोग आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो दे सिट विद दिस जुमला व्हाट बीजेपी इज बीइंग प्लेइंग फॉर एवरी इलेक्शन। पिछले 2017 में जो इलेक्शन थी वो बुरी तरह हार गए थे, उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हार गया था। लेकिन कांग्रेस ने हर बार, जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी की वो है कांग्रेस, तो हर गोवा के वो बाकी राज्य में वही हुआ है। तो जब बीजेपी को सीट कम मिलती है तब कांग्रेस उनको सपोर्ट पहुंचाता है। अलायंस पार्टी कांग्रेस है बीजेपी की, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अलायंस पार्टी कांग्रेस है? बिल्कुल, सबको मालूम है गोवा में, सब गोवा में यही चर्चा है। अगर कांग्रेस ठीक है, अब राइजा सारंगी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर। पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि राजनीतिक तौर पर कम से कम एक दूसरे की धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी है। आम आदमी पार्टी कह रही कि आप दोनों की मिली भगत है। और एक ही देखिए, पहली बार मैं ममता बनर्जी जी के वक्तव्यों का समर्थन करती हूँ। हाँ। उन्होंने कांग्रेस के प्रति जो अपने विचार रखे उसका मैं समर्थन करती हूँ। ऐसा है कि कांग्रेस के साथ आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी हाथ मिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि उन पर कोई आस्था नहीं हो सकती है। कांग्रेस में पूर्ण अराजकता है, ये हम सबको ज्ञात है। और कांग्रेस से स्थिर, प्रगतिशील और समावेशी प्रशासन की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। हाँ। इनके पास, कांग्रेस के पास देश में कांग्रेस परिचालित 3 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, और हम सबको ज्ञात है, राहुल बावरे कह रहे हैं कि बीजेपी अगर पिछड़ रही थी तो उसको पीछे से बैक करने वाली कांग्रेस है। ऐसा कुछ है क्या कि देश के अंदर जो राजनीति अलग चल रही है, गोवा में कोई अलग फॉर्मूला है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस से सब दूर रहना चाहते हैं और हम भी दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व ही नहीं है। हाँ। किससे बात करूं? अगर मान लीजिए कांग्रेस से हाथ मिलाने की किसी पार्टी ने सोच भी ली तो बड़ी बात यह है कि किससे बात करूं? हाँ। नेता कौन है वहां? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी की आज के परिप्रेक्ष्य में नीति क्या है, नियत क्या है, नेता कौन है, ये किसी को ज्ञात ही नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति है, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले
लालू यादव जी ने एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य रखा। देखिए, आरजेडी के लालू यादव जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर 30 तारीख को एक आज ही के दिन वहां पर 2 विधानसभा क्षेत्र में बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। आज ही हुए हैं, वहां मतदान हुआ है। और आप जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ने विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंगली इस दोनों उपचुनाव सीटों में अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। और जब आरजेडी के लालू यादव जी को यह पूछा गया कल, तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के साथ अगर हम हाथ जोड़ लेंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। अभिषेक बनर्जी जी ने 2 दिन पहले कहा कि अगर कांग्रेस को कोई वोट देता है तो यह वोट देना अपना मत बर्बाद करने जैसा। ठीक है, मैं चाहूंगा सांकला साहब इस बात का जवाब दें सर। और सांकला साहब, मैं ऐड ये भी करना चाहूंगा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो अध्यक्ष हैं विजय सरदेसाई, उन्होंने भी कल तक का अल्टीमेटम आपको दे रखा है अलायंस को लेकर के। अलायंस के संबंध में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो ऑप्टिमम होगा उस पर निर्णय लेंगे। और अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि ममता जी बहुत ठीक कह रहे हैं। अभी पहले वक्तव्य दिया तब का गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो उस समय तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। अब वो कह रही हैं सर कि आपको लेकर के जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो ठीक है। जो उन्होंने टिप्पणी की उसका समर्थन करती हूँ। अरे उस महिला पर जो टिप्पणी हुई उसका समर्थन केंद्र की सरकार के नाकों में सड़े दबा दिए। महिला एक महिला होकर के केंद्र की पूरी सरकार को आगे कर दिया छड़ी लेकर के। जी सांकला साहब, देखिए ईमानदारी के साथ में एक बात को, चर्चा के दौरान मैंने कांग्रेस को लेकर के आपसे जितने सवाल पूछे सर, आपने कांग्रेस की रणनीति के बारे में, कांग्रेस के आलाकमान के बारे में या कांग्रेस के रोड मैप के बारे में नहीं बताया आपने, लेकिन टीएमसी को खूब शाबाशी दी है। तो ये तो मान लिया जाए कम से कम आपका भी है तो झुकाव उधर हो रहा है सर। ये आप मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त है गोवा के अंदर। जड़ी लेकर के छड़ी लेकर के पूरी बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल दिया। उसके लिए कहते हो कि उसने, ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। मैं छोटा सा रिएक्शन माना जायसवाल आपसे कि क्या ये टीएमसी की अपने आप में मजबूती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाए कांग्रेस के बारे में, वो तारीफ करने लगते हैं टीएमसी की, ममता बनर्जी की। क्या बोला आपने? मानव जायसवाल, मेरा सवाल ये कि गजेंद्र सिंह सांकला जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, वो कांग्रेस का जवाब भले ना दे रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी की जो उपलब्धि रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव जिस तरीके से जीता, उस बात की खूब तारीफ है वो कर रहे हैं। तो क्या मॉरल विक्ट्री मान रहे हैं इसी को आप अपनी? नहीं सर, अपराजिता जी ने भी कुछ बोला ना, वो दीदी से काफी राब्ता रखती हैं, बड़ी खुश हैं, दीदी की कुछ बातों से उनको बड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, मैडम मैं बोल देता हूँ। देश को जिस तरीके से आपने बदलाया है, मैं नहीं बदलूंगा। ममता बनर्जी जी का समर्थन मैं अपनी जगह में कामिल रहूंगा। अब मैं बताता हूँ सर, सुनिए, बीजेपी के बाद अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बहुत बड़ा भूभू है, सुबह शाम हर मीडिया चैनल में उनको प्रचार करना है, प्रचार तंत्र की शक्ति उनके पास है। जनगण उनसे बिछड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई, ये पता चल गया। गोवा में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दीदी को ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है। करते रहिए। ये बात आपकी ठीक है, माना जायसवाल की, माना जायसवाल, ये बात आपकी ठीक है कि स्कोर बोर्ड जो फिलहाल है ममता बनर्जी का वो हाई है। आपके पास बताने के लिए बिल्कुल है कि बीजेपी को आपने हराया, लेकिन गोवा में सुर क्यों बदले? आपको क्यों हिंदुस्तानियत की बात करनी पड़ी कि हम हिंदुस्तानी हैं, किसी स्टेट से नहीं है, किसी जाति से नहीं है? तो चर्चा लगातार जारी है। मानव जायसवाल, अपनी बात पूरी कीजिए सर। सर मैं जो बोलना चाहता था सर, जो सिंपल सी बात है, बीजेपी अद्भुत तरीके से अपनी प्रचार तंत्र चलाती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए, पूरे देश को देने के लिए कुछ नहीं। उनके पास डबल सेंचुरी है, जो एसके दत्ता साहब ने बोला था, सेंचुरी पर सेंचुरी, जरूर सेंचुरी है उनके पास, डीजल और पेट्रोल वाली सेंचुरी है। हर चीज में वो फेल है। गवर्नेंस की बात, कभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह बोले कि गवर्नेंस सीखनी चाहिए, एमबीए मैनेजमेंट स्टडीज में इस सरकार के। मानव जायसवाल, एक छोटा सा सवाल मेरा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, आपका ये हक बनता है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा सर ऐसा है जो टैक्स इंपोज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, जो टैक्स लगाए जाते हैं पेट्रोल डीजल पर, क्यों नहीं जो स्टेट की सरकारें हैं वो अपने टैक्स कम कर करके या खत्म कर करके एक नजीर पेश कर देते? आम लोगों को तो फायदा होगा। कम करेंगे सर, पार्लियामेंट विस्ता बंद करवाइए, 18,000 करोड़ का नहीं बंद करवाइए। ये प्रोजेक्ट सर पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है ना। सुनिए सर,
हम जो पैसे लेते हैं हम जमीनी स्तर पे लोगों को देने मानव के लिए जायसवाल, हैं। हम प्रचार केंद्र जो सेंट्रल विस्टा का आपने जिक्र किया सर, वो पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, वो दिल्ली में चल रहा है। हवाई जहाज इनके लिए आ रहा है। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, एक सेकंड, मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। सर मुझे बता दीजिए कि अगर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आपका चुनावी मुद्दा है, जो कि सही बात है, आप कह रहे हैं कि होना भी चाहिए भाई, तो क्यों नहीं राज्य सरकारें अपने टैक्स को कम कर दें या खत्म कर दें, ताकि आम लोगों का फायदा तो हो। आप लोगों के सामने बता दीजिए कि भाई हमें आपकी फिक्र है। बिल्कुल सर, बयानबाजी से क्या होगा? अरे नहीं, अरे सर आप समझे नहीं, देखिए सर, हम तो कम करना चाहते हैं, हाँ। हम तो खत्म करना चाहते हैं, हम एकदम राजी हैं। तो पश्चिम बंगाल में कर दीजिए। वैक्सीन वाले सर सुनिए सर, अरे खत्म करने दीजिए, हाँ खत्म करने दीजिए सर, ताकि एक हाथ से जी, साकला साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। सीमेंट है, हर मामले में ये फेल है। हाँ। कोरोना में जिस तरीके से अरे सर फिर वही बात, और इनके गुरुजी जायसवाल साहब फिर वही बात सर, मैं बोल रहा हूं कि आप अपने राज्य से शुरुआत क्यों नहीं कर देते? जहां सरकार टीएमसी की है वहां से शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपने फोटो चाहिए, फोटो हटाइए, हम बंद कर देंगे। आप पार्लियामेंट विस्टा के पैसे अपने, मुझे ये बताइए जायसवाल साहब, क्या फोटो क्या आम आदमी ने लगवाई है क्या? सुनिए, किसी सरकार का क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपकी डिबेट का मुद्दा हो सकता है ना सर। आप तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको लोगों की बड़ी फिक्र है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। आप मुझे बता दीजिए कि राज्य सरकार कम क्यों नहीं कर सकती, शुरुआत वहां से क्यों नहीं हो सकती? अरे नहीं सर, अरे सर क्या सर, कितने अद्भुत बात करते हैं सर। नेशनल चैनल चला रहे हैं सर, नेशनल चैनल है सर, जीएसटी बताइए ना पूछिए सर ना सर, जीएसटी के बारे में बोलिए इनको बात करने के लिए। हाँ बोलिए ना सर, मुझे बताइए जरा, एक सेकंड मानव जायसवाल, मानव जायसवाल एक सेकंड मुझे बताइए कि जो ईंधन है उस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग है कि नहीं? सरसों तेल का दाम जानते हैं सर, सरसों तेल का दाम, एक ऑमलेट बनाने के लिए सरसों तेल लगता है, उसका दाम जानते हैं सर? प्याज की कीमत पता है सर? मैं बातें पूरब की करूंगा, आप पश्चिम की बातों पर आ जाएंगे। मैं इसी सवाल को लेकर के वापस आपके पास लौट आऊंगा, मैं इसी सवाल को लेकर के वापस आपके पास में आ जाऊंगा। मुझे बता दीजिएगा कि आपका जवाब क्या होगा, इतना आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिए कि पार्टी का स्टैंड क्या है। सांकला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं सर, सांकला साहब। जवाब है ये जो सरकार, आनंद जी आपने एक अच्छा सवाल डीजल और पेट्रोल पर पूछा, जो आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और इसके लिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे जब विपक्ष में थे कि 10 रुपए गैस के बढ़ रहे हैं, जनता त्राई त्राई के मर रही है, डीजल के अंदर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता तो ये नाचने लग जाते थे। आज कांग्रेस बराबर इनको कह रहे आप। साकला साहब मेरे ख्याल से आप कुछ मिस कर गए थे बीच की बातें, आपका फोन कट गया था। मेरा सवाल ये कि पार्टियां खाली इलेक्शन के टाइम पर ये नाम क्यों जपती हैं, माला क्यों जपती हैं? अगर आपको फिक्र होती सर, अगर आपको फिक्र होती है, किसी भी पार्टी को फिक्र होती तो अपने राज्य में जहां आपकी सरकारें वहां पे लागू कर चुके होते। मेरा सवाल ये था सर, और लागू क्यों नहीं किया जा रहा? अगर राज्य सरकारों को इतनी फिक्र है तो मेरा सवाल ये था सर। फिलहाल चर्चा पर वापस मैं लौट रहा हूं, टीएमसी के मुद्दे पर ही मैं वापस लौट रहा हूं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स के नाते देश के अंदर जीएसटी, ठीक है, इन पर काफी चर्चा हो गई सर। अब आज के मुद्दे पर मैं वापस लौट रहा हूं। डॉक्टर दत्ता, मैं जानना चाहूंगा आपसे बहुत ही संक्षेप में, जो डबल रोल की बात से हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, ये डबल रोल क्यों कायम हो जाता है? क्या देखा जाता है कि इलेक्शन कहां पर है, कौन सा भाषण या कौन से शब्द मुफीद साबित होंगे वोट बटोरने के लिए? मैं कांग्रेस की जो मेरे मित्र है वो थोड़ा सा शांत हो जाए तो फिर मैं बोलूं। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आई है पेट्रोल डीजल की कीमत को लेके, इस पे जवाब देना बहुत आवश्यक है। बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि मुद्दा हमारा दूसरा है। की मीटिंग, हाल ही में जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, जब ये चर्चा हुआ था कि पेट्रोल और डीजल को आपके जीएसटी के अंदर लाया जाए, विरोध कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से हुआ, पंजाब से हुआ, राजस्थान से हुआ, छत्तीसगढ़ से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ। जीएसटी काउंसिल के अंदर जब ये कहा गया था कि पूरे पेट्रोल डीजल तमाम चीजें जीएसटी के अंदर लाया जाए, इनके जितने सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके जितने जो सीएम है, उन लोगों ने सारे हाल ही में जीएसटी काउंसिल में विरोध की है। अरे मुखोटा की पार्टी, मुखोटा पे मुखोटा, एक मुखोटा नहीं, 1000 मुखोटा। जैसे रावण के जो 1000 सर थे ना, वैसे ही 1000 मुखोटा है चीजों को लेके, सारी चीजों पे। तो बंगाल के अंदर अलग बात, बाहर में आके अलग बात, दिल्ली में कुछ बात, गोवा में कुछ बात, कलकत्ता में कुछ बात, दार्जिलिंग में जाके कुछ बात,
त्रिपुरा में जाके कुछ बात, असम में जाके कुछ बात। ये मुखौटा वाला पार्टी नहीं है। मानव जायसवाल, चर्चा की गरिमा को सर बनाए रखिए। जब आप बात कर रहे थे बाकी मेहमान शांत होकर के आपकी बात सुन रहे थे सर। कहानी सुनते थे, तमाम दिल्लियों की लड़ाई के बीच में बंदर खाना लेके जाएगा, गोवा में भी वही होने वाला है। ठीक है, गोवा को लेकर के राहुल मामरे, सवाल मेरा आपसे, मानव जायसवाल मैं लौट रहा हूं आपके पास। राहुल मामरे, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो ये अपना कैरेक्टर बदला जा रहा है, जो चरित्र बदला जा रहा है, अभी तक आप बात करते थे बाहरी वर्सेस अंदरूनी की, यहां आकर के हिंदुस्तानी की बात शुरू हो जाती है। राहुल मामरे, तो क्या हिंदुस्तानी, बाहरी, घरेलू, राज्य का कौन है, राज्य का कौन नहीं है, जाति क्या है, इन तमाम चीजों का एक पॉलिटिकल चैलेंज आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के सामने, या आपकी भी लीग वही है? बिल्कुल, मतलब आपको गोवा के लोगों को मैं जानकारी दे, गोवा का पॉपुलेशन 15 लाख है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो है 10 गुना, मतलब 10 लाख लोग टूरिस्ट आते हैं। तो गोवा को लोग बाहरी अंदर लोग ऐसा नहीं देख रहे हैं। सबको गोवा इज द मोस्ट हॉस्पिटेबल स्टेट, मोस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट। देश भर, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। They don't see it through the prism of out बाहरी अंदर ही। They want to see who takes up the local issue, who can resolve the issue। उनको बस वही चिंता है। उनको टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी के शोरगुल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है जो हमारा जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू है। आपने जैसे पेट्रोल बताया, पेट्रोल का इशू है। गोवा के 2 मेन इंडस्ट्री है, एक है माइनिंग है, एक है टूरिज्म। पिछले 10 साल से बंद है। टूरिज्म कोविड की वजह से बंद है और माइनिंग 2012 से बंद है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडेंस आए थे कि चालू करने के, लेकिन प्रमोद सावंत, बीजेपी सरकार चालू नहीं कर पाई। दूसरा मेन इशू है एनवायरमेंट का। गोवा के लोग काफी नेचर लविंग लोग हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट। तो गोवा में जो लिनियर प्रोजेक्ट बीजेपी ने डाले हुए, कंपल्सरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट लादे जो हैं, गोवा पीपल इज नॉट, उनको सेटिस्फाइड नहीं है। उनको मामरे साहब, आपकी तमाम बातें सही हैं, ये मुद्दे जन सरोकार के हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है सर, आपने 2 चीजों का जिक्र किया इसमें, एम्प्लॉयमेंट का और एनवायरमेंट का, यानी कि रोजगार का और पर्यावरण का। इन चीजों को लेकर के दिल्ली में कितना क्या हासिल किया आपने, जो आप विश्वास गोवा को दिला पाए कि आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे? तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, शायद आपको बता दूं, दिल्ली में जो सरकार ने वेब पोर्टल चालू की है, डिस्लरी वाला पानी, allow me the privilege to answer. I didn't disturb any of you, otherwise I didn't disturb any of you, so allow me the courtesy to reply. तो दिल्ली में जो पोर्टल किया था, वहाँ पे 10 लाख जॉब दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड की थी। एनवायरमेंट पे काफी कोशिश चल रही है। नहीं, एक सेकंड, वो 10 लाख के रजिस्ट्रेशन थे सर कि 10 लाख को नौकरी मिल गई, ये साफ कर दीजिए। हाँ, 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी आपने, कितने वक्त में? ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो कोविड के टाइम पे जब पोर्टल था, दिल्ली गवर्नमेंट सेटअप किया था, वहाँ पे 10 लाख लोगों को जॉब्स। कितने वक्त में आपने किया? जब से पोर्टल शुरू हुआ तब से लेकर के आज की तारीख तक दिल्ली सरकार 10 लाख लोगों को उस पोर्टल के माध्यम से ये जो नौकरी दे चुकी है। कोविड की आई थी, ये जो सेकंड में कोविड की आई थी, तब से पोर्टल चालू था। तब से जो पीरियड था, वहाँ पे 10 लाख लोगों को नौकरी दी थी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार का पोर्टल था। दूसरा जो एनवायरमेंट का था, एनवायरमेंट काफी तीनों स्टेट से आ रहा है, जो स्टबल बर्निंग हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी काफी प्रोग्रेस कर रही है दिल्ली सरकार। आपका नेशनल आपका जो दिल्ली टीम है, वो आपको बेहतर जानकारी दे पाएगी उसके ऊपर। आई फोकस टू गोवा पार्ट बीइंग फ्रॉम गोवा इटसेल्फ। तो यहाँ पे एनवायरमेंट का जो इशू, लीनियर प्रोजेक्ट मानो या माइनिंग का, वो प्रमोद सावंत, गोवा के लोग काफी नाखुश है यहाँ पे, और हर बार यहाँ पे एजिटेशन हो चुके हैं, और दिल्ली गोवा की सरकार को, बीजेपी सरकार को काफी निवेदन दे चुके हैं। तो आपके मैनिफेस्टो में तमाम चीजें शामिल होंगी सर? बिल्कुल शामिल होंगे जी। हम लोग गोवा के लोगों को गारंटी दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन अपराजिता सारंगी, अगर ये 2 मुद्दे, बड़े मुद्दे बता रहे राहुल मामरे, तो बीजेपी की तैयारी क्या है? और एक और ड्रॉबैक आपके साथ जुड़ता है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई जो है, वो भी आपसे अलग हो चुके हैं। देखिए, मैं कह दूं कि अगर आप हमारी पार्टी के विषय में पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि हमारी पार्टी में बहुत परिपक्वता है। हम बहुत समझदारी के साथ शासन करते हैं, प्रशासन चलाते हैं, और सबकी बातों को लेकर, सबकी बातों को समझकर काम करते हैं जी। पहली 2 बातें रखना चाहूंगी, इस वाद विवाद से जुड़ा हुआ है। आज के दिन 2 प्रश्न होने चाहिए मानव जायसवाल जी को। हिज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। उनसे 2 प्रश्न है कि दोहरे मापदंड क्यों एक? दूसरा, हिंदुस्तानी और बाहरी की परिभाषाएं अलग अलग क्यों हैं? एक है या अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो क्यों हैं? ये दूसरी बात। जहां तक आ रहा हूं मानव जी आपके पास, मैं आ रहा हूं, अपना जवाब दीजिएगा। तो गोवा में सरकार का सवाल है, मैं कह दूं कि इस बार हमारा गठबंधन का सरकार है, और हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं। विकास की राजनीति में हम विश्वास करते हैं।
हमें लोगों के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम जब मैनिफेस्टो बनाएंगे तो जो जहां जहां कमियां हैं और जिसे लोग आर्टिकुलेट करेंगे, जहां जैसे लगेगा, जैसे देखिए अभी यूपी में हमने मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत की, 1,86,00,000 वहां हमारे मेंबर्स हैं बीजेपी के, फिर भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसी तरह गोवा में जुड़कर लोगों के साथ ही मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और जो बातें आएंगी, बेरोजगारी अगर आएगी तो बेरोजगारी मैनिफेस्टो में जाएगी, अगर पर्यावरण आएगा तो पर्यावरण मैनिफेस्टो में जाएगा। अब राजदा जी मेरे पास वक्त कम बचा हुआ है, छोटा सा रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा मानव जायसवाल से, उसके बाद डॉक्टर दत्ता के पास। मानव जायसवाल अपना रिएक्शन संक्षेप में। अब राजदा जी मैं लौट रहा हूँ, आपके पास वक्त कम बचा है जी। मानव जायसवाल, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं 3 पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। पहले तो हाँ, ये बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ है, लेकिन मैनेजमेंट में 0 है, नेगेटिव है। कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं, आपसे जो सवाल पूछा था अपराजिता सारंगी ने वो अलग थे। मानव जायसवाल, आपसे जो सवाल पूछा था अपराजिता सारंगी ने वो अलग थे, वो दोहरे मापदंड को लेकर थे, वो बाहरी वर्सेस हिंदुस्तानी को लेकर था। अरे भाई, उन्होंने अपने पार्टी की बहुत सुचारू चीज उन्होंने बताई, वो परिपक्व पार्टी है, वो दूसरों की पार्टी चलती थी, एमएलए को खरीदने वाली पार्टी है, कोई बात नहीं। अब हम बता मानव जी बताएं दोहरे मापदंड क्यों, इतना ही उत्तर दे दें, गिरगिट की तरह रंग क्यों दोहरी राजनीति में बताता हूँ, इसका अर्थ क्या है, कुछ समझ में नहीं दोहरा आता। मापदंड में बताता हूँ, और हिंदुस्तानी और बाहरी का अर्थ क्या है, दोनों में फर्क है, दोनों एक शब्द है। कुछ समय पहले आप दोनों मेहमान एक साथ बोल रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि दर्शकों तक आप में से किसी की भी आवाज पहुंच रही होगी, तो आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे एक बार में एक मेहमान अगर बोले तो अपनी बात आप दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। बहरहाल वक्त की कमी के चलते चर्चा को मुझे यहाँ विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राष्ट्रवाद वही रोम में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अभी G20 का पहला सेशन शुरू हुआ और ये सेशन ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ पर आधारित है। उसके बाद शाम 6:30 बजे से द्विपक्षीय बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत से पहले पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ खास केमिस्ट्री देखने को मिली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ मुलाकात की और इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की दोनों तस्वीरें जो कि रिश्तों में गर्मजोशी को परिलक्षित कर रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और वहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत आज होनी है, जिसमें कि 2 अहम मुद्दे हैं, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी कि कोविड के बाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, और ग्लोबल हेल्थ यानी कि वैश्विक तौर पर लोगों की सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए, इसी को मुद्दे को लेकर बात होनी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे और ये पहली तस्वीर देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ, और दूसरी आप देखिए इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफा जो बिडेन के साथ मिले थे, उस मीटिंग का जो तय वक्त था उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा वक्त तक वो मीटिंग चली थी और दोनों ने न सिर्फ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत की थी, बल्कि कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी एक दूसरे के साथ की थी। और वो बातचीत की तस्वीरें आपके जहन में ताजा होंगी, क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके सीधा उन्हीं तस्वीर की आपको याद आएगी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इमैनुअल मैक्रों के साथ में, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, गले मिलते हुए ये तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें एक बात दर्शाती हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत जो अपनी स्थिति बना रहा है, अपना जो कद बढ़ा रहा है, अपनी एक यूनिक पहचान भारत कायम कर चुका है और तमाम देश चाहते हैं, विश्व की बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि भारत के साथ संबंध और बेहतर हो। शायद यही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं।